जी कैफेट लेक्चर 90। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ डिस्कशन की थी और इसमें हमने सीखा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहते किसको हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पर्पसेस क्या होते हैं, फिर कुछ फैक्टर्स जिनको हमने कंसीडर करना है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हुए, और एंड पे सबसे अहम चीज स्टडी की एंड पे कल के लेक्चर में, चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट से पहले तो चेंजेस वो हजारों होती रहती है, वो हमारे लिए मसला कोई नहीं है। मसला क्या है, ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, दे दी क्लाइंट को रिपोर्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बन रही है, डॉक्यूमेंट्स चेंज हो रही है। ये हमने कल स्टडी किया था। ये समझ आ गया आपको? जो चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट था, इसको हमने दो हिस्सों में लेके गए थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस, शाबाश, एक एक्सेप्शनल नेचर की चेंजेस। दोनों में फर्क समझ आ गया? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस करने के लिए टाइम हमें स्टैंडर्ड ने क्या दिया है, डिपेंड करता है फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर पे, लेकिन नॉर्मली जो है वो क्या है, 60 डेज, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। ठीक है, इसको फाइल समरी पीरियड भी कहते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस की एग्जांपल पता है आपको, एक्सेप्शनल नेचर की एग्जांपल्स पता है आपको? अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस करे, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं कोई? अगर 60 डेज में करें तो रिक्वायर्ड नहीं है, 60 डेज के बाद करें तो रिक्वायर्ड है। जो 60 डेज के बाद करेंगे उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी? रीजन किसने चेंज किया, कब किया, किसने रिव्यू किया, और प्रोसीजर परफॉर्म। कंक्लूजन, प्रोसीजर कहाँ पे थे? वो एक्सेप्शनल वाले केस में थे, यही समझाना था आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस में प्रोसीजर नहीं होते, एक्सेप्शनल में होते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो कल के लेक्चर के, पूछ ले। जी मेरे भाई। डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन। वो कह रहे हैं सर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस में एग्जांपल है डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड पेजेस, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये कहना भूल गए आप। हाँ जी, डिलीटिंग या डिस्कार्डिंग का मतलब क्या होता है? पेजेस को फाड़ के फेंकना। सुपरसीडेड का मतलब है कैंसल। आप अगर नोट्स बना रहे हो, आप काउंटिंग का क्वेश्चन, सर ने कहा था कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, आखिरी दिन रिवाइज करना, आपने कहा आखिरी दिन रिवाइज कर लूंगा, अभी भी सॉल्व कर लेता हूँ, सॉल्व कर लें, बैलेंस शीट टैली नहीं आई, आपने फिर उसको दोबारा किया, दूसरी दफा में बैलेंस शीट टैली हो गई। मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये है, आखिरी दिन रिवीजन के लिए कौन से वाले क्वेश्चन को रिटेन करेंगे? दोनों को, पहले वाले को, दूसरे वाले को, या दोनों को? दोनों को रखेंगे तो गलती का चांस ज्यादा। आखिरी दिन में जल्दी जल्दी में हो सकता है गलत वाला चेक करके चले जाए, नजर मारनी होती है आखिरी दिन में, गलत वाला देख जाए। तो इसीलिए स्टैंडर्ड, ये मर्जी आपकी, दोनों रखना चाहें दोनों, लेकिन अगर किसी को डिलीट डिस्कार्ड करना चाहें तो किसको कर सकते हैं? जो सही हुआ उसको नहीं करना, वरना तो आपकी रिवीजन ही नहीं हो सकेगी। तो हमारे जो सुपरसीडेड कैंसल्ड पेजेस हैं, हम ऑडिट रिपोर्ट के बाद उनको डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंटेशन जो कि रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स जिन पे हमारे लिखे हुए हैं, जो परफॉर्म किया है, उनको आप डिलीट डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो संभाल के रखना है। कितने अरसे के लिए? ये भाई जो दोनों संभाल रहे थे, एक मिनट है जरा, कितने अरसे के लिए? फेल, अगली टाइम कर, एक मिनट है और कोई नहीं बोलेगा, अगली टाइम। कितने अरसे के लिए डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना है? कितने अरसे के लिए डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना है? कम से कम, गलत, फेल। ये कंसेप्ट में और पास होने में फर्क है, पहले भी बताया हुआ है। कंसेप्ट होना और चीज होती है, उसको प्रेजेंट करना और चीज होती है। नहीं भाई, रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं ना कर रहा ऑडिट के, फिर देखा मुझे कैसे पता, जादू। देखा, अभी बड़े चीज उछल के बता रहे, दोनों रखेंगे, पता नहीं कितने अरसे तक रखने हैं। जी मेरे भाई आप बताएं। हाँ जी, क्लाइंट की पॉलिसी के मुताबिक नहीं भाई, अपनी पॉलिसी के मुताबिक। फर्म के क्वालिटी को पहले पॉलिसी की बात करनी थी, फिर इसके बाद टाइम पीरियड बताना था।
फिर इसके बाद बताना था फ्रॉम ग्रुप आइटम्स रिपोर्ट है ग्रुप आइटम विच ये बताया ना, जहाँ कहीं टाइम पीरियड हो ये बताना होता है कहाँ से शुरू करना है। ये तो लॉ के पेपर में भी आप सीखते होते थे, जहाँ कहीं डेज आ जाएं तो फिर बताना है कि डेज स्टार्ट कहाँ से करने हैं। 5 years भाई क्लियर। कोई और भैया एग्जाम्पल समझ आ गई? इनको एग्जाम्पल समझ आ गई? आपको भी आ गई होगी सर जी। और कोई क्वेश्चन? जी जी। एडिशनल पर्पसेस में लास्ट में लिखा है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड टाइमली और मोर एक्यूरेट देन प्रिपेयर्ड। वो कह रहा है जो डॉक्यूमेंट्स टाइमली प्रिपेयर किए जाएंगे वो मोर एक्यूरेट होंगे उन डॉक्यूमेंट्स की निस्बत जो कि लेटर। भाई अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप नोट कर रहे हैं कुछ, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, साथ साथ कोई अहम चीज़ है साथ नोट कर ली। ये ज़्यादा बेहतर है कि पहले सारा लेक्चर सुने फिर घर जाके शाम को बैठे और फिर पॉइंट्स नोट करें, ठीक है। तो अभी बेहतर प्रिपेयर करना ताकि भूल ना जाए ना, भूल ना जाए शाम तक। बहुत सी आधी चीज़ें तो वैसे ही आप भूल चुके होंगे, जो आधी चीज़ें याद होगी वो भी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। सर ने यस कहा था कि नो कहा था, ठीक है। सर ने 5 years कहा था कि 10 years कहा था, डेट ऑफ आइटम रिपोर्ट कहा था या ग्रुप आइटम रिपोर्ट कहा था, विच एवर इज लेटर कहा था कि विच एवर इज अर्लियर कहा था। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन में डिले हो जाए तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। उसने एक दफ़ा केस स्टडी में टेस्ट किया, उसने कहा एक मीटिंग हुई सीएफओ की 25 तारीख को 25 जून को और उसके मिनट्स डॉक्यूमेंट किए गए 7 जुलाई को। बताइए कोई मसला है? डॉक्यूमेंट तो हो गई फिर भी कोई मसला है? टाइमली नहीं डॉक्यूमेंट किए गए, ठीक है। तो हो सकता है सारे जो रेलिवेंट डिसीजन हुए थे वो डॉक्यूमेंट ना हो सके हों, ठीक है। उनकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है जो टाइमली प्रिपेयर नहीं होता। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? सर ये कंटेंट्स ऑफ ऑडिट फाइल भी डिपेंड कर रहा है नेचर, साइज और एक्सटेंट पे, कंप्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी पे, और सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की जो समझ आ रही है, अगर कंप्लेक्सिटी है तो वो डॉक्यूमेंटेशन क्या है? हाँ जी हाँ जी। सर ऑडिट फाइल पे नहीं ऑडिट फाइल का कोई फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट। पहली चीज आपने फॉर्म को कंटेंट को एक्सटेंट को लदा नहीं करना, एक ही है ना। उसके सारे फैक्टर्स भी एक ही कंसेप्ट से रिलेट करते हैं। वो आपसे यही पूछेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हुए क्या आपने फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होगा। ऑडिट फाइल के कंटेंट्स बताने तो वो बताता है कि परमानेंट फाइल के बताएं कि करंट के बताएं। वैसे तो ये कंसेप्ट ऑफिशियली हमारे सिलेबस से निकल गया है, लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन में चूंकि वो यूज क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन में वो यूज इनडायरेक्टली हो सकता है हुआ, तो इस वजह से हमने इसको इंक्लूड कर दिया। इसके कंटेंट्स ऑफ परमानेंट फाइल का मतलब क्या है? परमानेंट फाइल में कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड किए जाएंगे? वो ऐसे डॉक्यूमेंट जो हमारे इस साल के लिए भी रेलिवेंट है, अगले सालों के लिए भी। तो पूछना क्या चाह रहे हैं? सर वो कंटेंट्स जो है ऑडिट फाइल के वो डिपेंड कर रहे हैं कि नेचर, साइज और कंप्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी पे। ऑडिट फाइल कैसे डिपेंड कर सकती है? सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो करते हैं। ऑडिट फाइल के अंदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होती है। नहीं मुझे आपका सवाल समझ नहीं आ रहा भैया, आप ना इनका बाद में इनको सवाल समझा दीजिएगा और कल आप मुझे समझा दीजिएगा, मैं फिर आंसर करूँगा। जी जी। और कोई क्वेश्चन? आपको इतना तो पता है ना फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? ये बस ये काफी है। और कोई क्वेश्चन? क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल इमटेरियल मिसस्टेटमेंट को हम करेक्ट करते हैं क्या? रिक्वायर्ड है। इमटेरियल मिसस्टेटमेंट को करेक्ट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं करना। इग्नोर क्यों नहीं? एंड पे जाके इनएग्रीड, तो इसका मतलब है जो इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होंगी वो तो क्लाइंट से करेक्ट करवाते जाएंगे, जो इमटेरियल होंगी उनको संभाल के रखते जाएंगे। एंड में जाके ऐड करके देखना है ये कहाँ पे संभाल के रखेंगे? एक सफ़े के ऊपर सारी ये प्रैक्टिकली हम ये लिख लेते हैं सारी मिसस्टेटमेंट नंबर देके 1 2 3 4 अनकरेक्टेड, ठीक है। इस सफ़े को कहते हैं क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल, ये भी कहते हैं, और समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ये भी कहते हैं, ठीक है। अनकरेक्टेड प्रैक्टिकली हम इसका नाम होता था सम, एज समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। सम किधर है? सम एग्रीगेट करना था ना अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को। जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं वो सीखने ऑडिट सीखने गए थे किसी के पास, उसने सम की बजाय छम सिखा दिया, तो जाहिर है वही तो रहेंगे। पता नहीं किस से
आगे चलते हैं। क्वेश्चंस। ISA 230 अल्लाह जाने कौन सा स्टैंडर्ड है। Establishes standards and provide guidance regarding documentation in the context of audit of financial statements। वो खुद ही बता रहा है ISA 230 क्या है। कहता है एक स्टैंडर्ड ऐसा है दुनिया में जो आपको बताता है आपने ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। उसका नंबर है 230, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट कह रहा है लिस्ट द पर्पसेस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स। 3 नंबर के साथ हमने पर्पसेस को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया था, एक प्राइमरी एक एडिशनल। प्राइमरी क्या थे मेरे भाई? कि हमने ISS के साथ कंप्लायंस की है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है और जो हमारा ओपिनियन था, दूसरा ओपिनियन बेसिस है हमारे पास। और एडिशनल भी थे। एडिशनल में कौन कौन से थे? एक मिनट है, एडिशनल में कौन कौन से पर्पसेस थे डॉक्यूमेंटेशन के? कोई पर्पस नहीं था। नहीं था पर्पस, पर एडिशनल पर्पस थे। क्या पर्पस थे एडिशनल पर्पस डॉक्यूमेंटेशन के? असिस्ट करना जूनियर्स को, हाँ प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में, सीनियर को असिस्ट करना, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में काम आते हैं, काउंटेबिलिटी डिटरमिन होती है, और सबसे अहम काम तो भूल ही गए जो आप प्रैक्टिस में करते हैं, कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। अगले साल जाके इसका छापा मारना है सारा, कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। हाँ जी, You have recently been promoted to requirement कर, हाँ list the documentation that should be of assistance to you in familiarizing yourself with specs for your company. Describe the information you should expect to obtain from each document. ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है, हल्की सी केस स्टडी कह ले इसको। कह रहा है you have recently been promoted to audit manager in the audit firm of Trump and Company. As part of your new responsibility, you have been placed in charge of audit of specs for your company. आपको इंचार्ज बना दिया गया कि इस क्लाइंट का ऑडिट करना है, आप इंचार्ज हो। ए लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड ऑडिट क्लाइंट ऑफ ट्रम्प एंड कंपनी। लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड ऑडिट क्लाइंट का मतलब पिछले साल भी हम इसका ऑडिट करते रहे, तो यहाँ पिछले साल की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होंगी। Specs for your company sells spectacles. The company owns 42 stores where customers can have their eyes tested and choose from range of frames. वो कहता है कोई ग्लासेस वगैरह बेचता है तो कस्टमर आते हैं, टेस्टिंग होती है उनकी और फ्रेम बेच दिए जाते हैं उनको। कह रहा है डॉक्यूमेंट्स बताइए, आप फर्स्ट टाइम इसका ऑडिट कर रहे हैं, फर्म करती रही है पिछले सालों में, दूसरे लोग करते रहे, आप पहली दफा इंचार्ज बने हैं, आप इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, और भी बड़े सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक सोर्स डॉक्यूमेंटेशन भी है जो पिछले सालों की फाइल्स थी। तो कह रहा है बताओ किस किस फाइल से आपको कौन कौन सी पहले तो डॉक्यूमेंट्स बताएं ना जिससे आपको इस क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। नाम बता सकते हैं? ऑडिट प्लानिंग, पिछले साल की प्लानिंग की होगी डॉक्यूमेंट, उसमें क्या पता चलेगा? उसमें सिग्निफिकेंट रिस्क जो है उसके बारे में पता चलेगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, शाबाश, उसमें क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटी एंड इंटरनल कंट्रोल में हेल्प होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे किस काम आएगी? पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्सा होती है ना डॉक्यूमेंटेशन का, किसका? एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने में, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म, क्युमुलेटिव एरर शेड्यूल, या इवन जो एडजस्टेड मिस स्टेटमेंट है ना, उनको भी देख सकते हैं आप कि पिछले साल कौन कौन सी मिस स्टेटमेंट थी, कौन सी एडजस्ट हो गई, कौन सी नहीं हुई, ताकि हमें पता चल जाए जिस एरिया में ज्यादा मिस स्टेटमेंट पिछले साल थी इस साल भी एक्सपेक्टेड है। कम्युनिकेशन ऑडिटर की किसके साथ, उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? रिप्लाईज देते हैं कि नहीं, हाँ वो कंफर्मेशन पॉजिटिव और नेगेटिव के डिसीजन में काम आता है कि किसने रिप्लाई दिया किसने, शाबाश। और बैंक को कंफर्मेशन एक और काम भी आती है, वो लोन वगैरह की डिटेल। बिल्कुल, ये समझ लगे क्वेश्चन की नेचर, समझ लगी क्या? डॉक्यूमेंट्स बतानी है जो आपके लिए रेलिवेंट होगी इस साल। ये सर में ना ये सारे का सारा क्वेश्चन उस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, बेस कर रहा है कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस वाले पे। हाँ जी, लिस्ट करने के साथ ये भी बताना है किस काम आएगी, क्योंकि उसने कहा लिस्ट द डॉक्यूमेंटेशन और साथ में कह रहा है डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन यू शुड एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन। 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसने।
क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? तो अब एग्री करते हैं कि पिछले साल के वर्किंग पेपर अगले साल के ऑडिट में काम आते हैं। The preparation of working paper is an integral part of the auditor's responsibilities. Yes, ये तो पढ़ा ही नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, ये तो नहीं पढ़ा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में तो ये नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिक भी तो होती हैं। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं पढ़ा था, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, सब्सिक्वेंट इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। ओवरऑल में तो नहीं पढ़ा था ना, गोइंग कंसर्न की होती हैं, ओवरऑल में तो नहीं पढ़ा था, फ्रॉड की होती है, ओवरऑल में तो नहीं पढ़ा था। ओवरऑल में तो उसने सिर्फ वो 3 बताई ना शुरू वाले चैप्टर 2 में, रिलेटेड पार्टी की होती है। नहीं तो ये कहां से आई रिस्पॉन्सिबिलिटी? स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। Identify the factors that auditor should consider while determining the form, content and extent of audit working paper. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इसमें फैक्टर्स तो लिखे ही लिखेंगे, क्या एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल लिखेंगे? वो भी तो एक प्रिंसिपल है, एक रूल है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का, वो नहीं लिखेंगे। क्योंकि 3 नंबर का हमारे पास पहले ही 6 नंबर है, तो 3 फैक्टर्स लिखेंगे कि 4 के 5 के 6। एक पॉइंट का 1 नंबर एग्जाम में ऐसे नहीं करना आपने। एग्जाम में क्या जज करना है? 1 पॉइंट का आधा नंबर, 1 पॉइंट का आधा नंबर, पौना नहीं, आधा नंबर, आधा नंबर अगर है। फिर इसके बाद अच्छा फैक्टर्स, ये मेरे भाई बताएंगे फैक्टर्स। हाँ जी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, साइज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, methodology and tool use, nature and significance of procedure performed, nature and significance of exceptions identified. सबसे अहम क्वेश्चन एक ये और एक इसके बाद आने वाला, ये 2 क्वेश्चन अटेंटिव होके सुने। कह रहे यू आर द ट्रेनिंग मैनेजर एट गवर्नमेंट कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सम ट्रेनीज इन द फर्म हैव रिक्वेस्टेड यू टू क्लैरिफाई फॉलोइंग इश्यूज। रिक्वायरमेंट में कह रहा है ऑफर एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द अबव इश्यूज। इसका मतलब है हर इशू में कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, हमने उसको एक्सप्लेन करना है, बात ठीक है कि गलत है, और अगर बात गलत है तो सही क्या है वो भी बताना है। ए, कैन द ऑडिटर डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब क्या था? डिलीट कर सकते एनी ऑडिट डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ हिज ओपिनियन आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। रिपोर्ट इशू होने के बाद डॉक्यूमेंट्स को डिस्कार्ड किया जा सकता है, सुपरसीडेड को किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली बता रहा है सुपरसीडेड नहीं है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ हिज ओपिनियन है, नहीं किया जा सकता। हाँ जी, और इसमें आपने अब सिर्फ ये नहीं लिख देना नो, बल्कि उसको बताना है कि कितने अरसे तक आप नहीं कर सकते डिलीट। ठीक है, वो रिटेंशन पीरियड है, रिटेंशन पीरियड यहां लिखेंगे। भाई को समझाया जरा है। बी, द चेंजेस दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द फाइनल फाइल असेंबली पीरियड, साइटिंग 3 सच एग्जांपल। कह रहा बताइए फाइल असेंबली पीरियड में कौन सी चेंजेस की जा सकती हैं? 3 एग्जांपल बताइए। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस, और कोई नहीं बोलेगा, बताइए कौन कौन से? साइन ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट, सुपर डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड पेजेस, सॉर्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग, डॉक्यूमेंटिंग प्रोसीजर which have all documenting procedure evidence for which all procedure have been performed already. क्लियर हो गया? ये भी क्या पूछ रहा है ये समझ आ गया? फाइल असेंबली पीरियड में चेंजेस, सही समझ लगी थी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस की बात। अच्छा आगे सी, द सर्कमस्टेंसेज, सी जरा गौर से पढ़िएगा, सर्कमस्टेंसेज अंडर विच इट बिकम्स नेसेसरी टू परफॉर्म न्यू प्रोसीजर or add new documents after the issuance of auditor's report. पहले circumstances बताने हैं under which it become necessary to perform new procedure or add new audit document after issue and the matter that should be documented in such a situation. Exceptional situation के ऊपर ये तो हमने पहचान लिया ना, exceptional situation एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं, exceptional वाला है circumstances वाला।
पहले ये बताइए कि सर्कमस्टेंसेस कौन कौन सी हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट इज आइडेंटिफाइड और मिस स्टेटमेंट इज डिस्कवर्ड आफ्टर इशुएंस। और इसमें मैटर्स कौन से डॉक्यूमेंट करने हैं? 4, रीजन, न्यू प्रोसीजर एंड कंक्लूजन, हु प्रिपेयर्ड एंड व्हेन, हु रिव्यूड एंड व्हेन। In how many days after the date of auditor's report the auditor is required to complete the assembly of his final audit file? 1 मिनट हरे और कोई नहीं बोलेगा। ये मेरे भाई सेंटर वाले बताइए। 60 days। फेल। अगली अटेम्प्ट बेटा, अगली अटेम्प्ट बता। Within 60 days of file assembly period। कह रहे नहीं है क्या? पहले ये नहीं बताना चाहिए फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर पे डिपेंड करता है और नॉर्मल पीरियड है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और ग्रुप विच एवर इज गलत। वो फाइल असेंबली पीरियड के लिए नहीं था, वो रिटेंशन पीरियड के लिए था। ग्रुप आइट ये आप पहचाने अगर क्वेश्चन तो फिर मैं समझूंगा आपको डॉक्यूमेंटेशन में एक्सपर्ट है। रिक्वायरमेंट में कह रहा है स्पेसिफाई द मैटर दैट द आइटर वुड बी रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट इन द अबव सिचुएशन। द ऑडिट रिपोर्ट of Salim Limited was signed on 30th April 2016 after issuance of the audit report। यानी जब हमने ऑडिट रिपोर्ट क्लाइंट को दे दी, आफ्टर issuance of the audit report, auditor was informed that a major debtor has become bankrupt। उसको इन्फॉर्म किया गया, इसका मतलब है बैंकरप्ट पहले हो चुका था, इन्फॉर्म अब किया गया। ठीक है, इन्फॉर्म हमें अब किया गया, इसका मतलब क्या है? इवेंट पहले अगर हो चुका था। तो इसका एग्री करते हैं कि ये एक्सेप्शन। अच्छा एक मिनट है, यहाँ पे एग्जाम में मैं बैठा हूँ, मेरे जहन में 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सही आंसर दिया इसका तो मैं पास वरना फेल। क्या ये चैप्टर 20 सब्सिक्वेंट इवेंट का क्वेश्चन है या कि 21 डॉक्यूमेंटेशन का? सिचुएशन सिमिलर सिचुएशन सब्सिक्वेंट इवेंट में भी है, 100% सेम सिचुएशन। रिक्वायरमेंट में अगर आप 2 चेंजेस करते हैं, 2 लफ्ज बदल दें, ये 20 डॉक्यूमेंटेशन की बजाय सब्सिक्वेंट इवेंट का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए मैटर्स की बजाय प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंट की बजाय परफॉर्म, विच यू विल प्रोसीजर बताओ विच यू विल परफॉर्म, तो हम ये चैप्टर 20 सब्सिक्वेंट इवेंट का क्वेश्चन बन जाएगा, जिसमें हम कहेंगे पहले अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इशू नहीं हुई तो क्या करना है, इशू हो गई है तो क्या करना है, और फिर दोनों सिचुएशन में अगर मैनेजमेंट एग्री करती है तो क्या करना है, एग्री नहीं करती तो क्या करना है। ठीक है, तो ये लेकिन ये चूंकि डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन आपको बताया था ना, खास तौर पे रिक्वायरमेंट में देखना है आपने कि वर्ड उसने प्रोसीजर का यूज किया कि डॉक्यूमेंट का यूज किया। ठीक है, अगर प्रोसीजर का वर्ड यूज किया रिक्वायरमेंट में तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट वाला क्वेश्चन बनेगा, अगर डॉक्यूमेंट का वर्ड यूज किया है तो डॉक्यूमेंटेशन वाला। तो इसमें वही 4 डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी? रीजन, प्रोसीजर परफॉर्म, कंक्लूजन रीच्ड, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट अगर कोई है, और फिर किसने चेंज किया, कब किया, किसने रिव्यू किया, कब। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन 11, इसको नोट करें और प्रीवियस वाले क्वेश्चन को जब कभी रिवीजन करनी हो ना इस चैप्टर की तो ये 2 क्वेश्चन कर लें। ये 8 वाला गवर्न कंपनी वाला और इसके बाद 11 वाला सलीम लिमिटेड वाला, दोनों अच्छे क्वेश्चन है रिवीजन के लिए। चलिए जी, ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन के डिस्कशन हो गई कंप्लीट। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो है मैंने आपको बताया लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हम जी, और याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल की डेफिनेशन और फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स
इफेक्टिंग फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये हाँ जी। और ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है, रिटेंशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ओनरशिप वगैरह, इसकी सिर्फ रीडिंग कर लें। ये हो सकता है कि किसी केस स्टडी के साथ मिक्स करके छोटा सा बस, लेकिन सबसे अहम लर्निंग ऑब्जेक्टिव लास्ट वाला है, वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट। जी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलें आप। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 22। हमारा ऑडिट कंप्लीट हो गया सारा। हाँ, वो ऑडिट कंप्लीट हो, सिलेबस नहीं हुआ। अब रिव्यू एंगेजमेंट आ रहे हैं। और वैसे भी हमारे 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो भी हमने, एक आईटी वाला, एक इंटरनल कंट्रोल वाला। आईटी वाला और इंटरनल कंट्रोल, इसमें से ज्यादा अहम कौन सा वाला? आईटी वाला। आईटी वाला। तो ये संडे को जो हमारी क्लास होगी, इसमें आईटी वाला चैप्टर ही स्टार्ट कर लेते हैं। आईटी कर लेते हैं, नहीं इंटरनल कंट्रोल करवाएं, नहीं आईटी कर लेते हैं। हाँ आईटी, ताकि आईटी के लिए हमें ज्यादा टाइम मिल जाए। ठीक है, हाँ जी। उसमें आपके लिए गुड न्यूज आईटी में क्या बात, केस स्टडी ब्राय नाम है, केस स्टडी ब्राय नाम है। हाँ जी, लेकिन बाहर आ चलें, उसके बारे में डिस्कशन संडे को ही करेंगे। अभी डिस्कशन करते हैं रिव्यू एंगेजमेंट। अब आपको बताया था ना स्टार्ट में, ऑडिटर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कुछ एश्योरेंस सर्विसेज होती हैं, कुछ नॉन एश्योरेंस सर्विसेज होती हैं। एश्योरेंस सर्विसेज की 2 एग्जांपल थी, एक ऑडिट, एक रिव्यू। ऑडिट हमने पढ़ लिया सारा कंप्लीट, अब रिव्यू। अच्छा, रिव्यू पे एक चैप्टर है, एक चैप्टर, और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब आप कहें सर, आप कहते थे जितना बर्डन पहले दिन उतना आखिरी दिन। अब पहले आप हाँ, अब आप एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म करा रहे हैं। कहें कल घर जाके आपने पढ़ा डॉक्यूमेंटेशन का, उसको याद भी किया। मुझे बताइए, रेगुलर लेक्चर जितना टाइम लगा या उससे ज्यादा? उससे कम लगा ना। याद करने में शायद आपका थोड़ा, लेकिन रीडिंग करने में मटेरियल उतना ही है। उसका डिफिकल्टी लेवल देख ले, वो बहुत से लेक्चर से बल्कि हो सकता है डिफिकल्टी लेवल कम हो। जैसे एक लेक्चर में हमने डिस्क्वालिफिकेशन ऑडिटर पढ़ा था, उसका डिफिकल्टी लेवल इससे 3 गुना ज्यादा था जो कल आपने पढ़ा है। तो याद रखें, जब टीचर प्लान कर रहा होता है ना, तो बहुत सी चीजें डिफिकल्टी लेवल भी होता है, इसके अलावा उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस कितनी है वो भी होता है, याद कितना करना है स्टूडेंट ने, क्योंकि मैं तो पढ़ा दूं चाहे आसान भी है, लेकिन आपने याद भी तो करना होता है। इस चीज को भी बिल्ड करके फिर आपको बढ़ाया जाता है। तो आपने देखे बर्डन बज़ाहिर दिखने में ये पूरा लग रहा था एक चैप्टर, असल में पहले एक चैप्टर नहीं होता था ये इसको चैप्टर 3 का एक छोटा सा हिस्सा बना के हम स्टूडेंट को, तब स्टूडेंट कहता था ठीक है सर अब ये ठीक है। चैप्टर 3 में 3 चीजें हो गई थी, अब 2 चीजें डिस्कस हुई ना चैप्टर 3 में। एक हुए हैं एविडेंस और प्रोसीजर, पहले डॉक्यूमेंटेशन भी उसके साथ होता। तो स्टूडेंट कहता है ठीक है सर एक चैप्टर 3 दिन में हुआ, ये ठीक है। लेकिन अब तीसरा हिस्सा निकाल के पूरा चैप्टर बना दिया ना, तो कहा नहीं सर एक दिन में पूरा चैप्टर करा दिया आपने। साइकी है ना, इसी तरह लगता है। हालांकि बर्डन आपने देखना है, आपने ये देखना चीजें कितनी कवर हुई हैं। और उसमें एग्जाम, अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम था, हाँ वो हमने तसल्ली से किया, उसके क्वेश्चन भी किए। अब उसी तरह आज का ये चैप्टर है, और आपने एक चीज नोट करना है घर जाके कि चैप्टर तो आपने पूरा पढ़ लिया, इसमें कौन सी चीज आपके लिए नई थी, इस चैप्टर में कौन सी चीज आपके लिए नई थी, ये आपने घर जाके नोट करना है। और फिर सोचना है कि ये एक ही लेक्चर में कवर होना चाहिए था कि इसको 2 लेक्चर में कवर होना चाहिए था। ये काम करना है आपने, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए खुद से एविडेंस के साथ कि क्या वो जो मैंने स्टेटमेंट दी थी कि पहले दिन जितना बर्डन होगा इंशाल्लाह आखिरी दिन भी उतना ही होगा, वो स्टेटमेंट पूरी हो रही है कि नहीं, ये काम कीजिएगा। आगे चलते हैं हम, वरना मैंने आपको पहले बताया था, अभी भी अगर आप मुझे कहें ना सर ये पास आपने नोट किया यही होगा कि हम डेली बेसिस के ऊपर जो पास पेपर की डिस्कशन, और इस दफ़ा इस सेशन में मैंने पास पेपर की डिस्कशन के ये जरा इसकी एक्सटेंट ज़्यादा रखी है नॉर्मल प्रीवियस सेशन की निस्बत। अगर ये अभी भी हम पास पेपर की डिस्कशन निकाल दें ना, अभी भी निकाल दें, तो ये बड़ी आसानी के साथ अगले 6-7 दिन, 5 दिन में, बल्कि 5-6 दिन में, ये 31 जनवरी तक आसानी के साथ सिलेबस खत्म हो सकता है अगर सिर्फ पास पेपर की डिस्कशन के। लेकिन फिर क्या होगा,
जल्दी तो आप फ्री हो जाएंगे, लेकिन घर में बैठे केस स्टडी सामने आएगी ना, यहाँ पे अगर 1 घंटा क्लास में आपका लगना था, घर आपके 5 घंटे लग रहे होंगे, और फिर भी वो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो उस वक्त आता जो उस्ताद की छतर छाया में आप चीज सीखते हैं। वो ऐसे कोई फर्क नहीं चार। और वैसे भी आपके अभी दूसरे क्लासेस के FR2 वगैरह के कॉस्ट के चल ही रहे हैं, लेक्चर आना तो है ही, तो चले इसी बहाने हम ऑडिट भी साथ। हाँ, जिस दिन आपका FR2 और कॉस्ट खत्म हो जाए ना, आपने मुझे 1-2 दिन पहले बता देना, सर परसों खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, ताकि मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं बुलाऊं। कल खत्म हो जाएगा। आप भी किसी से स्पेशल कास्ट पढ़ते हैं FR2, है ना? वो भाई किसी से स्पेशल ऑडिट पढ़ते हैं, छमछम वाला ऑडिट। कौन था छमछम वाला? एक था कौन, शक्ल तो दिखा। चलें, अच्छा चलें। जरा क्लास के बाद बताइएगा हमें कि आप प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करते हैं, मैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना चाहूँगा। हाँ जी, चलें आप रिव्यूइंग सीखते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऑडिट पढ़ा हमने चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 1 पे, तो बेसिक कंसेप्ट है ना, चैप्टर 2 से चैप्टर 21, 20 चैप्टर्स। ऑडिट पे कितने हैं? रिव्यू का सिर्फ एक ही चैप्टर है। इसकी रीजन बता सकते हैं? पहले, शाबाश, 2 बड़ी रीजन है। पहली रीजन ये है, ऑडिट में काम ज्यादा करना पड़ता है, रिव्यू में काम कम करना पड़ता है। लेकिन इतना भी नहीं कि ऑडिट में अगर 20 प्रोसीजर है तो रिव्यू में 1, 3, 4, 5 प्रोसीजर होते ही हैं। 4-5 अगर ऑडिट में 20 हो रहे हैं तो रिव्यू में 4-5 प्रोसीजर होंगे ही। रीजन है एक, लेकिन एक और भी रीजन है। क्या? कि जो प्रोसीजर, एक तो ये कि प्रोसीजर कम परफॉर्म किए जाते हैं, दूसरा जो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। यहाँ पे सिर्फ मैं इतना आपको बताऊंगा, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी है। अब वो असेसमेंट कैसे करनी है वो पढ़ लिया। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा, अगर सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो जाए तो आपने फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। वो क्या करना है वो पहले पढ़ चुके हैं आप। सिर्फ इतना बताऊंगा, रिलेटेड पार्टीज अगर हैं ना तो रिव्यू में उनको भी कंसीडर करना है कि डिस्क्लोज हो गई हो। सिर्फ इतना बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा। क्यों? पढ़ लिया मैं। तो इसीलिए याद रखें, रिव्यू का सिर्फ एक ही, ICAP की बुक में भी एक ही चैप्टर है। रीजन क्या है कि एक तो प्रोसीजर कम परफॉर्म करते हैं रिव्यू में ऑडिट की निस्बत, और दूसरा जो करते हैं वो भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जो फर्क होगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा जो, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जैसे इसमें अगर आप कहें ना सर 2 हरफी बात बताएं सबसे बड़ा फर्क क्या है, मैं कहूंगा कंक्लूजन का, ओपिनियन का। उधर पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन होता है, इधर नहीं, बस। और अगर आपने वो याद किया हुआ है उस वक्त, नथिंग हैज बेस्ड ऑन आवर रिव्यू, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट causes us to believe that financial statements do not give true and fair view। तो इसका मतलब है ये भी आईडी आपका। लेकिन बहरहाल एक दफा आपके साथ गो थ्रू करना है, ताकि जब आप घर में पढ़ने के लिए बैठे आपको ये तसल्ली हो कि हमने क्लास में पढ़ लिया था। रिव्यू एंगेजमेंट, जिस तरह ऑडिट के डिफरेंट फेजेस होते हैं उसी तरह रिव्यू के भी डिफरेंट फेजेस। लेकिन पहले स्टडी करते हैं हम इंट्रोडक्शन। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म क्या सिर्फ एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है या नॉन एश्योरेंस भी? शाबाश। तो अब सर्विसेज, या इसे कह सकते हैं इंगेजमेंट्स, टाइप्स ऑफ इंगेजमेंट जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या CA फर्म प्रोवाइड कर सकती है। वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या CA चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म प्रोवाइड कर सकती है? उनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में वैसे क्लासीफाई करते हैं। एक एश्योरेंस सर्विसेज और एक नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। अब नॉन एश्योरेंस सर्विसेज के आगे 2 टाइप्स हैं, एक रिलेटेड सर्विसेज, एक अदर नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। ये भी नॉन एश्योरेंस सर्विस है, ये भी नॉन एश्योरेंस सर्विसेज है, लेकिन ये हमारे एश्योरेंस सर्विसेज से मिलती जुलती हैं। ये कैसे मिलती जुलती है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये पहले आप समझ रहे होंगे, एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस करके उसमें क्लासिफिकेशन बताए थे, वो ज्यादा आसान था, लेकिन ये क्लासिफिकेशन आपके CFAB के सिलेबस को सामने रख के मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ताकि जब आप उधर जाए ना तो उधर का कंसेप्ट क्लिक हो जाए। प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आपका जो एडवांस कंसेप्ट है वो यहाँ से बिल्ड हो जाएगा। एश्योरेंस टाइप्स ऑफ सर्विसेज कितनी है? 2, एश्योरेंस सर्विसेज
नॉन इंश्योरेंस सर्विस। नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज दो तरह की, रिलेटेड सर्विसेज और अदर। एश्योरेंस सर्विसेज की क्या एग्जांपल्स हैं? एश्योरेंस सर्विसेज के कितने टाइप्स हैं? तरतीब से चलना, दो, एक रीजनेबल एश्योरेंस सर्विस, एक लिमिटेड एश्योरेंस सर्विस। रीजनेबल एश्योरेंस की एग्जांपल क्या है? ऑडिट। और लिमिटेड एश्योरेंस की एग्जांपल क्या है? रिव्यू। ठीक है, एग्री करते हैं? कोई नई चीज तो नहीं है, ये पहले पढ़ा हुआ है। एश्योरेंस की दो टाइप्स, एक इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। एश्योरेंस सर्विसेज की दो टाइप्स, ऑडिट और रिव्यू। ऑडिट जिसमें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, रिव्यू जिसमें लिमिटेड एश्योरेंस। ऐसे भी कर सकते हैं, ऑडिट ऊपर ले जाए, रीजनेबल एश्योरेंस नीचे ले आए, रिव्यू ऊपर ले जाए, ऐसे भी कर सकते हैं। और ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले रीजनेबल एश्योरेंस और फिर ऑडिट। एक ही बात है ना, रीजनेबल एश्योरेंस और ऑडिट एक ही बात है ना, लिमिटेड एश्योरेंस और रिव्यू एक ही बात है ना। अब अगर कोई आपसे पूछे ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क है, आपने उसे कहना तीन फर्क है। पहला फर्क, प्रोसीजर्स, किसमें प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म किए जाए, किसमें कम। लेवल ऑफ एश्योरेंस, ऑडिट में कौन सा है? रीजनेबल, या जिसे हाई भी कहते हैं। और रिव्यू में लिमिटेड, जिसे मॉडरेट भी कहते हैं, नेगेटिव भी कहते हैं, नेगेटिव भी कहते हैं। हाउ एश्योरेंस इज प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड, ड्राफ्टेड, कैसे किए जाती है? ऑडिट में पॉजिटिव, में नेगेटिव। क्लियर हो गए? अब आप मुझे बताइए कोई नई चीज थी इसमें? सारी पहले पढ़ेंगे, इसी तरह की सारी डिस्कशन होगी, इसी तरह की सारी डिस्कशन होगी। रिलेटेड सर्विसेज कौन सी होती हैं? जो ऑडिट से मिलती जुलती होती है लेकिन ऑडिट रिव्यू नहीं होती। जैसे कंपाइलेशन। कंपाइलेशन एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? क्लाइंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके देना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपाइले। इसमें दो तीन एग्जाम्पल अगर याद कर लें एज इट इज तो अच्छी बात है, बाद में काम आ जाएंगी। नहीं तो सिर्फ इतना लिख दे, कंपाइलेशन का मतलब क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, एथिक्स में जो था प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, ये सारी सर्विसेज ये कोड ऑफ एथिक्स वाली हैं। ये अच्छा लिंक किया भाई ने, शाबाश। कोड ऑफ एथिक्स में एग्जांपल थी ना कंपाइलेशन सर्विस, तो क्या हम कंपाइलेशन सर्विसेज भी क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कंपाइलेशन सर्विसेज का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। बताइए, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देंगे, ये एश्योरेंस सर्विस है कि नॉन एश्योरेंस? नॉन एश्योरेंस, लेकिन मिलती जुलती है ना, मिलती जुलती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना और उसका ऑडिट होना, ये मिलते जुलते टास्क है। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का मतलब अपनी स्टैंडर्ड जो कह रहे हैं वो प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करने, जो मैनेजमेंट से एग्री किए हैं वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का मतलब क्या है? कि जो स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है वो, जो मैनेजमेंट कहे, जो कहे, और जो ना कहे वो नहीं करना है। जरा बता सकते हैं? कंपाइलेशन में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मतलब इसका है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की एग्जांपल बता सकते हैं? आसान तरीन इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, वो भी तो यही होता है ना, एक तरह से। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप अगर ये वाली एग्जांपल याद कर सके तो ये अच्छी, ये आपकी एग्जांपल जो है ना, ये बाद में काम आएंगी, वरना ये नहीं करनी तो सिंपल इंटरनल ऑडिट सर्विस कर ले। अब ये भी तो हमारे ऑडिट से मिलती जुलती है ना, लेकिन ऑडिट नहीं है, रिलेटेड सर्विस। तो एश्योरेंस सर्विसेज की दो टाइप्स, रिव्यू। रिलेटेड सर्विसेज की दो टाइप्स और कंपाइलेशन। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में पॉजिटिव एश्योरेंस के नेगेटिव कोई भी नहीं, और कंपाइलेशन में भी कोई भी नहीं। और अदर सर्विसेज, टैक्स सर्विसेज, वैल्यूएशन सर्विस, ये कोड ऑफ एथिक्स में बाकी की जितनी भी सर्विसेज है ना लिखा होता है। वैल्यूएशन और कौन कौन सी, आईटी सर्विस पढ़ी थी, वो हमारे सिलेबस में नहीं थी। बाकी का जितना भी काम जो हम कर सकते हैं
वो नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज में आता है, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल टैक्स की होती है। टैक्स की कंपाइलेशन में और नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज में क्या फर्क है? कंपाइलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज। कंपाइलेशन ये भी नॉन इंश्योरेंस सर्विस है भाई, ये भी ये इसके साथ अदर लिखा हुआ है। अदर क्यों लिखा हुआ है? ये भी है। बे बात समझ आई? ठीक है, चले सब कुछ भूल जाए, मुझे सिर्फ ये बताइए ऑडिट में कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है? रिव्यू में कौन सा? कंपाइलेशन में? एग्रीमेंट प्रोसीजर में? ये क्लियर? ये अभी आपको सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज बताई। ये आपके ये हम पढ़ चुके हैं। ये हम आज पढ़ने लगे हैं। आज ये आप सीफैप लेवल पे जाके पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें कुछ आप पढ़ चुके हैं कोड ऑफ एथिक्स में, टैक्सेशन सर्विसेज, वो डिस्प्यूट वगैरह की कुछ इस तरह की इक्का दुक्का सर्विसेज थी, टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज वगैरह कुछ पढ़ चुके हैं, और कुछ आप सीफैप लेवल पे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो अब हमारा फोकस क्या है? रिव्यू। आ जाए रिव्यू के ऊपर। और मुझे बताइए जब हमने ऑडिट किया था शुरू, अच्छा पहले ये बता दे इसमें कोई नया कंसेप्ट था? नहीं था ना, शायद एग्जाम्पल हो कंपाइलेशन की, कंपाइलेशन या एग्रीमेंट प्रोसीजर, ये शायद नया लफ्ज हो, लेकिन मेरा हाल है चैप्टर 1 में ये वर्ड यूज हुआ था। हाँ चैप्टर 1 हाँ बहरहाल चले। रिव्यू एंगेजमेंट किस तरह करेंगे? जैसे ऑडिट एंगेजमेंट करते हैं। अब मैं आपको रूल्स बता रहा हूं, तरीकाकार वैसे है, सिर्फ एक्सटेंट कम होगी हमारी। कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, कुछ नहीं करते। रिव्यू एंगेजमेंट में सबसे पहले क्या हमें एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए? रिव्यू करवाने के लिए जो भी बंदा हमारे पास आए उसे फौरी तौर पे यस कर दें, या के पहले एक्सेप्टेंस एंड कंडीशन प्रोसीजर परफॉर्म करें? जैसे ऑडिट में एक्सेप्टेंस एंड कंडीशन प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, रिव्यू में भी होने चाहिए। एग्री करते हैं? होंगे? क्या डिसीजन करेंगे? क्या प्री कंडीशन थी ना? देखेंगे एप्लीकेबल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, देखेंगे मैनेजमेंट प्रीमाइस पे एग्री करती है कि नहीं करती। बताइए ऑडिट एंगेजमेंट को भी एक्सेप्ट करने से पहले यही चीजें देखी थी ना, प्री कंडीशंस के नाम से। रिव्यू एंगेजमेंट से पहले भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे? यस। और फिर उसमें हमने पढ़ा था एक्सेप्टेंस एंड कंडीशन प्रोसीजर में, अगर हम कॉम्पिटेंट या इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना। अगर क्लाइंट में इंटेग्रिटी नहीं है, क्लाइंट को एक्सेप्ट, क्या ये हमने पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस को वैल्यूएट करेंगे अपनी कॉम्पिटेंस, क्लाइंट की इंटेग्रिटी, और दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं? पढ़ा था। रिव्यू में भी देखना चाहिए, बिल्कुल देखेंगे। हमने एक्सेप्ट नहीं करना रिव्यू एंगेजमेंट को अगर हम में कॉम्पिटेंस नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है, या क्लाइंट में इंटेग्रिटी नहीं है। ठीक है, वही है, एक चीज नहीं है। और ये चीज बज़ाहिर एक लाइन है, लेकिन ये है बहुत अहम। यहाँ पे सिर्फ आपको झलकी दिखा रहा है, इसकी असल एप्लीकेशन एडवांस लेवल पे होती है। नो रैशनल पर्पस। आपको पता है ऑडिट एंगेजमेंट नॉर्मली हमारे सिलेबस में आपको पता है स्टैट्यूटरी ऑडिट है, रिक्वायर्ड बाय लॉ है। ये ऑडिट ज्यादातर क्यों करवाया जाता है? रिक्वायर्ड बाय लॉ है। इसलिए अगर कोई बंदा आपके पास आए और कहे रिव्यू करवाओ, रिव्यू रिक्वायर्ड बाय लॉ नॉर्मली नहीं है, नॉर्मली नहीं है। वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी की एक रिक्वायरमेंट आती है हाफ ईयरली रिव्यू की, आपने शायद पढ़ा, वरना नॉर्मली रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा आपके पास आए, रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, कहे ये मेरी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, लेकिन इसका रिव्यू कर दें, आपको उससे ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं, क्यों करवाना चाह रहे हो? ये सवाल ये बेसिक ये कह रहा है
कि आपने ये सवाल उससे पूछना है और मुतमिन होना है कि वाकई रिव्यू की ज़रूरत है। अगर रिव्यू की ज़रूरत उसको नहीं है ना तो हम उसे कहेंगे हमने आपका रिव्यू नहीं करना। पैसों की तरफ नहीं देखना, रीजनिंग की तरफ देखना है, रीजनिंग की तरफ। रैशनल पर्पस, कोई पर्पस होना चाहिए, कोई रीज़न होनी चाहिए। कोई रीज़न या पर्पस है तो फिर रिव्यू करेंगे, वरना नहीं करेंगे कि हमें क्या, इसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। बाज़ औक़ात हमारा क्लाइंट इतना नॉलेजेबल पार्टी नहीं होता, उसको नहीं पता होता कि रिव्यू उसके लिए बेहतर है कि नहीं। वो समझ होता है कि रिव्यू बेहतर। आपको याद है कि हमने पढ़ा था मिसअंडरस्टैंडिंग, चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो अगर हमारा क्लाइंट किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है तो हमें पूरा इधर ही पता चल जाए, हम उसे कहें भाई अल्लाह के बंदे रिव्यू करवा रहे हैं, रिव्यू की बजाय यहाँ पे कंपाइलेशन करवा लो, वो बेहतर है। ठीक है, रिव्यू की बजाय आप हमसे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करवा लें, वो बेहतर है। क्लाइंट टाइम इतना इंफॉर्मेटिव, इतना नॉलेजेबल नहीं होता। ये एक लाइन है, मतलब इसका कैफ लेवल, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप इसको ना स्टेरिक मार्क करें और ये ज़हन में रखें। अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है तो क्लाइंट जो भी इंगेजमेंट हमसे परफॉर्म करवाने के लिए आएगा हम उससे उसकी रीज़न पूछेंगे, वैलिड रीज़न होगी तो फिर रिव्यू कर, वरना उसे इनकार कर देंगे। और स्टैंडर्ड कहता है इनकार करके उसे बताएं कि रिव्यू की जगह पे उसके लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर है। ठीक है, ये उसे बताएं। और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब दांत बहुत दर्द कर रहा है, इसको निकाल दें। वो कहे अच्छा ठीक है निकाल देता हूँ, कि वो कहे नहीं ये दवाई भी है जिससे दांत दर्द ठीक हो जाएगा। खुद बताएं क्या बेहतर तरीका है। और आप कहें नहीं मैंने तो दांत निकालना ही निकालना है। अच्छा डॉक्टर आपको रिफ्यूज कर देगा, कहेगा मैंने ये काम नहीं करना। हाँ जी, इसी तरह क्या करेगा, डंगर डॉक्टर बुलाएगा। नहीं ऐसे हुआ था क्या? ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है। ये सारे फैक्टर कंसीडर करने के बाद अब हमने क्या करना है, अगर इसका जवाब नो है तो कहानी यही खत्म, अगर जवाब यस है कहानी आगे चलेगी। आगे क्या करेंगे, टर्म्स ऑफ, मुझे बताइए ऑडिट में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री की थी, रिव्यू में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री होनी चाहिए। एक और कंसेप्ट आपको बता रहा हूं जो आपके काम आएगा, हर एंगेजमेंट की टर्म्स एग्री होती है, क्या ऑडिट क्या रिव्यू क्या कोई और, हर एंगेजमेंट टर्म्स एग्री होती है, टर्म्स एग्री होती हैं। हाँ जी, ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आवे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, बिल्कुल पहले एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अब एक्सप्लेन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट। लेकिन पहले मुझे ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स ऑफ बता दे क्या क्या टर्म्स एग्री हुई थी। ऑब्जेक्टिव ऑफ एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एप्लीकेबल फाइनेंशियल बॉडी में एक्सेप्टेबल है कि नहीं, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट और स्टेटमेंट क्या डिफरेंट। ये टर्म्स रिव्यू के आपके सामने है, इसको पढ़ के मुझे बताइए कोई फर्क है कि नहीं। इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होंगी, प्रैक्टिशनर की होंगी। शाबाश, प्रैक्टिशनर की होंगी, क्योंकि ये अच्छा इसकी बजाय वर्ड होना चाहिए था रिव्यूअर, लेकिन रिव्यूअर कोई अच्छा लफ्ज नहीं लग रहा था। हाँ, तो उसे कहा प्रैक्टिशनर में जरा ज्यादा रोब दबदबा है, रिव्यूअर में इतना नहीं है, तो उसने कहा प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बताइए और कोई फर्क है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट ऑडिट की टर्म्स में था, यहाँ पे भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट उधर था, यहाँ पे भी है और सेम है। रिस्पॉन्स, अच्छा जिस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं ना कर रहा वो सेम है, यानी मैं आपको नहीं बता रहा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेम। मैं नहीं बता रहा स्कोप क्या है, सेम है। स्वाय इसके कि यहाँ पे लिमिटेड इंश्योरेंस होगा, उधर रीजनेबल था। एप्लीकेबल फाइनेंशियल बॉडी फ्रेमवर्क लिखेंगे, उधर भी सेम था। एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड, स्टेटमेंट, हाँ ये दो चीजें नहीं आई हैं, ये दो चीजें नहीं आई हैं। पहली स्टेटमेंट डेट। अच्छा मुझे ये बताइए, एक है ऑडिट रिपोर्ट कि रिव्यू की रिपोर्ट भी होगी। अभी तो है, आप पढ़ देंगे आज घर जाके, आपको पता चल जाएगा ऑडिट की रिपोर्ट ऐसी होती है, रिव्यू की रिपोर्ट ऐसी होती है। ऑडिट की रिपोर्ट में हेडिंग नहीं होती, रिव्यू की रिपोर्ट में हेडिंग होती है, आपको ये पता चल जाएगा। आप जाके पढ़ेंगे ऑडिट की रिपोर्ट में पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन होता है, रिव्यू की रिपोर्ट में नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, ये पता चल जाएगा। लेकिन आम बंदे को शायद पता ना चले।
हमें एंगेजमेंट लेटर तय करते हुए क्लियरली इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि ये ऑडिट है, रिव्यू नहीं है, ये ऑडिट है, रिव्यू नहीं है, कहना चाहिए ये ऑडिट है, रिव्यू नहीं है। भाई कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने आया रिजल्ट से पहले, उसको तो हमने 4 महीनों में तैयारी करवानी है। कोई आया रिजल्ट के बाद, उसको फर्ज कीजिए 2 महीनों में तैयारी करवानी है, तो उसको बता देना चाहिए कि 2 महीनों में तैयारी है, ये 4 महीनों वाली तैयारी नहीं होगी, ये 2 महीनों वाली होगी, 4 महीनों वाली नहीं होगी। इसमें अहम अहम कंसेप्ट सारे करवाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस उतनी नहीं होगी जितनी 4 महीनों वालों ने की है। ये बताना चाहिए कि नहीं स्टूडेंट को। उसी तरह यहाँ पे हम रिव्यू कर रहे हैं, ऑडिट नहीं कर रहे, क्या बताना चाहिए कि ये रिव्यू है, ऑडिट? बताइए, बताना चाहिए कि नहीं, कि साइलेंट रहना चाहिए? अच्छा प्रोफेशनल होने की हैसियत से बताना चाहिए, अपने क्लाइंट से बातें छुपानी नहीं चाहिए, बताना चाहिए, उसे क्लियर करना चाहिए कि एंगेजमेंट इज नॉट ऑडिट, ये ऑडिट नहीं है, इसीलिए इसमें ऑडिट ओपिनियन नहीं दिया जाएगा। ये एंगेजमेंट ऑडिट नहीं है, इसलिए इसमें ऑडिट ओपिनियन नहीं दिया जाएगा। तो फिर क्या दिया जाएगा? रिव्यू ओपिनियन दिया जाएगा, उसे कंक्लूजन कहते हैं, रिव्यू कंक्लूजन दिया जाएगा, ऑडिट ओपिनियन नहीं दिया जाएगा। और फिर यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी, क्योंकि ये इससे रिलेट करता है, क्योंकि हम उससे पर्पस पूछेंगे ना, वो कहेगा बैंक ने कहा है, रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है लेकिन बैंक ने कहा है, तो हम कहेंगे अच्छा तो फिर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें, और फिर हम भी अपनी रिपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। कैसे? उसको क्या कहते थे? पैरा कौन सा ऐड होगा? अदर मैटर के एमसीज ऑफ मैटर? अदर मैटर। अदर मैटर में एग्जांपल थी व्हेन यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड, ऑडिट में थी, तो यहां पे भी अप्लाई होगा। उधर जो एमसीज ऑफ मैटर की एग्जांपल थी इधर भी है। ओह यस यस, जो नहीं बता रहे वो सारे कंसेप्ट इधर। अच्छा उधर अनमोडिफाइड ओपिनियन होता था ऑडिट में, मॉडिफाइड भी होता था, इधर भी हो सकता है, हो सकता है। रिव्यू में भी अनमोडिफाइड कंक्लूजन भी हो सकता है, मॉडिफाइड कंक्लूजन। कंक्लूजन का लफ्ज है क्यों बता? ओपिनियन, ऑडिट वाला ओपिनियन होता है, रिव्यू वाला कंक्लूजन। रिव्यू में, ऑडिट में अनमोडिफाइड ओपिनियन हो सकता है, मॉडिफाइड भी हो सकता है। रिव्यू में अनमोडिफाइड हो सकता है, मॉडिफाइड भी हो सकता है। अब पढ़ा कंक्लूजन, पढ़ाया है, पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन मैं पूछ रहा हूं भाई से, मेरे भाई बताए, मेरे भाई बताइए, आप मुझे ये बताइए कि रिव्यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्लूजन क्या हैं? अनमोडिफाइड कंक्लूजन, 1 मिनट ठहर जा, और क्वालिफाइड कंक्लूजन, शाबाश बिल्कुल ठीक, और एडवर्स कंक्लूजन बिल्कुल ठीक, डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन बिल्कुल ठीक। भैया कि ये तो मैंने पढ़ाया नहीं, कैसे पता चला? अच्छा वो पता नहीं कहाँ बगदाद से आए हैं भाई, ना उसको पुराने याद है, नहीं एक भी नहीं बताया इसने, सारे इसने बताया ना, पुराना ना सामने देख के बता रहा है, तो परेशान हो गया। एग्जाम में भी ऐसे होगा, आपने परेशान नहीं होना, याद करना है। हाँ जी सर, हाँ जी। यूज एंड भाई ये समझ आ गया, यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे बताइए, ओपिनियन तो आपने बता दी है, अब मुझे बताइए रिव्यू रिपोर्ट में एमसीज और मैटर पैराग्राफ आ सकता है? अदर मैटर पैराग्राफ आ सकता है? किस सिचुएशन में? और मैं पूछूं आपसे एमसीज और मैटर किन सर्कमस्टेंस में दिया जाए, बता सकते हैं? हा? और अदर मैटर? शाबाश शाबाश, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर? आगे चल, एंगेजमेंट लेटर एग्री हो गया, अब क्या करना है? प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। किस लिए?
ताकि नतीजे पे पहुंच सके। अब सुनिए, पहला लेसन हमने ऑडिट जितने, अच्छा प्रोसीजर वही होंगे, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, लेकिन हम उतने प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते, यहाँ पे कम करते हैं। सुनिए, इसमें नॉर्मली इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, बस। इंक्वायरी, एनालिटिकल और अदर प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, बस। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म नहीं किए जाते। यानी यूं समझ लीजिए, इसमें ज्यादातर काम हमारा रिस्क असेसमेंट का होगा और एनालिटिकल प्रोसीजर का होगा। असल में टोटल प्रोसीजर आपको याद है ना, रिस्क असेसमेंट थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल थे और सब्सटेंटिव में एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल थे। इसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल में हमारा ज्यादा काम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन रिव्यू में ज्यादातर सिर्फ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे और उनमें भी इंक्वायरी, और फिर एनालिटिकल प्रोसीजर से, यानी डिटेल वाला काम नॉर्मली रिव्यू में नॉर्मली नहीं करते। हाँ, अगर रिस्क आ जाए तो फिर कर सकते हैं, फिर करते हैं। अगर रिस्क सामने आ जाए फिर ज्यादा काम करेंगे, वरना रिव्यू में ज्यादा काम नहीं करते, सिर्फ इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड अदर प्रोसीजर। अब देखिए, आप खुद सोचिए, ऑडिट में तो वो साथ है ना, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एनालिटिकल, इसमें नहीं है। नॉर्मली इसमें, उसमें इंक्वायरी इधर भी था, उसमें ऑब्जर्वेशन था, स्टॉक काउंट करते थे, इधर स्टॉक काउंट रिक्वायर्ड नहीं है, स्टॉक काउंट रिक्वायर्ड नहीं है, ऑब्जर्व करना रिक्वायर्ड नहीं है, करना चाहे कर सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है। उधर कंफर्मेशन लेटर सेंड करना रिक्वायर्ड था, यहाँ पे नहीं, करना चाहे कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा शक हो ना, या इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हाई अमाउंट की है, तो जाके फिजिकली वेरीफाई भी कर सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है। सैंपलिंग में नहीं होगी, शाबाश, क्योंकि सैंपलिंग होती है टेस्ट, करना चाहे कर सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, अगर रिस्क, हाँ रिक्वायर्ड क्या है, ये पूछा ना काम का सवाल, रिक्वायर्ड क्या। अब सुनिए रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड है 3 प्रोसीजर, इंक्वायरी करनी है लाजमी, एनालिटिकल प्रोसीजर, अदर रिव्यू प्रोसीजर। प्रैक्टिकल हम क्या कर रहे हैं, अगर इन्वेंट्री के एरिया को वेरीफाई करना हो ना, क्लाइंट के पास जाते हैं, उससे सवाल पूछे, सर इन्वेंट्री क्या है, किधर किधर पड़ी हुई है, इसका इंफॉर्मेशन दीजिए, पिछले सालों का डाटा निकलवाते हैं। फिर उसके बाद उसमें पूछते हैं उनसे, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री तो नहीं, वो कहते हैं नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, एजिंग रिपोर्ट निकलवाते हैं, सेल प्राइस वगैरह का एनालिसिस करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, FIFO वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, सारे काम करते हैं। रिव्यू में पता क्या करते हैं, क्लाइंट से जाके कहते हैं सर इन्वेंट्री है, क्लाइंट कहता है बिल्कुल है, कोई ऑब्सोलीट इन्वेंट्री तो नहीं है, नहीं है, हम कहते हैं खत्म, गुड हो गया। लेकिन याद रखें, फिर हम कहते हैं अच्छा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बेसिस क्या है, कहता है FIFO, हम कहते हैं FIFO लाउड है, बट ठीक है, उसकी कैलकुलेशन भी चेक नहीं करते हैं। हम कहते हैं आपने फिजिकल वेरिफिकेशन की इन्वेंट्री की, वो कहता है कि, हम कहते हैं वर्किंग पेपर हमें दे दे, उसमें कोई मसला मसाइल नजर आया, और सर 1-2 मसले नजर आए थे, उनको नोट करना। ये पैसे हलाल होते हैं, बिल्कुल हलाल। इसलिए अगर आपको लगे ना कि पैसे हलाल नहीं है और ज्यादा काम करना चाहे, वो कर सकते हैं। डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करने की भी जरूरत नहीं, करना चाहे कर भी सकते हैं, जरूरत नहीं। हमारा फोकस होता है मेन रिस्की एरियाज के ऊपर, बड़े बड़े एरियाज के ऊपर, ठीक है। जैसे अगर आपने 23 चैप्टर याद किए हैं ना, फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझसे 23 चैप्टर में फर्ज कीजिए 250 कंसेप्ट हैं, अगर आप मुझसे कहें तो इन 250 कंसेप्ट में से मैं आपको 50 कंसेप्ट बता सकता हूं जिसमें रीजनेबली 60 to 70% पेपर बेस कर रहा होगा। लेकिन अगर वो आप कर भी लेंगे और बाकी नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। इसीलिए करने, चले मैं आपको ना एंड पे कोई रिवीजन प्लान बना के ना उसके साथ हाईलाइट करवा दूंगा। लेकिन अब मुझे ये बताइए, अगर आप सिर्फ 50-60 को फर्ज कीजिए, बाकियों को भी तैयार किया, इनके ऊपर ज्यादा काम किया 50-60 को, तो आपका मेजर रिस्क कवर हो गया कि नहीं हो गया? एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ पे ऑडिटर प्रोसीजर कम परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसका मेजर रिस्क कवर हो रहा है। आप ये ना देखिए प्रोसीजर कम है कि ज्यादा, आप ये देखिए कि वो रिस्क कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो रिस्क मेजर सारे कवर कर रहा है। कौन कौन से रिस्क होते हैं? जैसे इंक्वायरी है, इंक्वायरी में हम क्लाइंट से पूछते हैं
सर कोई सिग्निफिकेंट एनुअल कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन तो नहीं है, अगर है तो उनको फोकस करना है, अगर है तो फिर उन पे टेस्ट ऑफ डिटेल करना है, लेकिन अगर नहीं है तो यहीं पे कहानी खत्म। हम क्लाइंट से इंक्वायर करते हैं सर काउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह आपके कौन कौन से हैं, रीजनेबल अप्लाई किए हैं, वो कहता है रीजनेबल, हम कहते हैं ठीक है, फिर भी हम कंपैरिजन भी कर। याद रखिए आप सोच रहे होंगे सारी इंक्वायरी मैनेजमेंट तो सारा कह दे कि सर सब कुछ ठीक है, तो याद रखिए इंक्वायरी के साथ साथ हम एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट से पूछा कोई एनुअल ट्रांजैक्शन तो नहीं है, उसने कहा नहीं, लेकिन मैंने साथ एनालिटिकल परफॉर्म करके देखना है पिछले साल की सेल और इस साल की सेल में ज्यादा फर्क तो नहीं, ज्यादा फर्क नहीं है तो फिर खत्म कहानी, आगे चलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट सेल इस दफा आ जाए, इंक्रीज या डिक्रीज हो, फिर मुझे टेस्ट ऑफ डिटेल की तरफ जाना पड़ेगा, उस सूरत में रिक्वायर्ड फिर मुझे अदर बाकी प्रोसीजर की तरफ जाना। तो इंक्वायरी में और कौन सी रिलेटेड पार्टीज, क्लाइंट से पूछा रिलेटेड पार्टी है कि नहीं, इंक्वायर करना, ठीक है, क्लाइंट ने कहा नहीं तो कहानी खत्म। हाँ, इसमें अगर हमें पता चले कि रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए फिर प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ज्यादातर हमारा काम इंक्वायरीज का होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर का होता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस में ना, प्रैक्टिस में हमारे जो एंगेजमेंट पार्टनर्स होते हैं उनकी भी सर वो थोड़ा बहुत टेस्ट ऑफ डिटेल भी करवाते हैं, थोड़ा तो ज्यादा काम करना चाहे कर सकते हैं। ज्यादा काम करना सिर्फ उस सूरत स्टैंडर्ड के मुताबिक सिर्फ उस सूरत में रिक्वायर्ड है जब रिस्क सामने आ जाए कोई, वरना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक। फ्रॉड इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी उधर भी करते थे, लेकिन आपको याद होगा उधर हम खुद से भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं, वैल्यूएट। यहाँ पे नहीं, हाँ अगर खुद से हमारे सामने आ जाए तो फिर सिर्फ इंक्वायरी करें और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करें, एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न, ये समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। इसकी अप्रोच ना रिव्यू एंगेजमेंट की वैसी है जैसी हमारी पैसिव रिव्यू की होती थी। अब पता है एक एक्टिव रिव्यू होता था, एक पैसिव रिव्यू होता था। पैसिव रिव्यू में नॉर्मली हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं होती थी, लेकिन जब इशू सामने आ जाए फिर जिम्मेदारी बन जाती थी। तकरीबन मिलते एग्जैक्ट वही अप्रोच नहीं है, क्योंकि उसमें तो हम पैसिव रिव्यू में बिल्कुल घर जाके सो जाते थे ना, इसमें क्लाइंट पे आके फिर भी इंक्वायरीज वगैरह करते हैं, एनालिटिकल परफॉर्म करते हैं, एग्जैक्टली वैसी लेकिन मिलती जुलती है। और जब इस इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर का मसला सामने आ जाए फिर उसको एड्रेस करना है। और ये जहन में रखिएगा, स्टैंडर्ड आपको ये बता रहा है इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी समझ आ गई, क्या क्या करेंगे, मेजर इंक्वायरी क्या होंगी। आप समझते हैं कि मैनेजमेंट में अगर इंटेग्रिटी है, क्योंकि इंटेग्रिटी नहीं है तो हमने एंगेजमेंट ही एक्सेप्ट नहीं की, अगर मैनेजमेंट में इंटेग्रिटी है तो क्या आप समझते हैं कि ये इंक्वायरी करने से बड़े बड़े मसले सामने आ जाएंगे। पहले ये बता, फिर अब चूंकि हो सकता है मैनेजमेंट कहीं पे डंडी भी मार जाए, तो इंक्वायरी के साथ हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने हैं कि इनकम एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करके, ताकि कहीं पे गड़बड़ है वो हमारे सामने आ जाए। और हम अपना नॉलेज भी यूज करते हैं, प्रीवियस नॉलेज हो सकता है आपका या इंडस्ट्री का नॉलेज, ठीक है। इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसेस समझ आ। इंक्वायरी की नेचर ध्यान में रखने, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है बताओ कौन कौन सी इंक्वायरी करते हैं, तो छोटी मोटी इंक्वायरी नहीं उनसे पूछने, ये मेजर इंक्वायरीज करने हैं। इससे रिस्क सामने आ जाते हैं, एड्रेस एग्री करते हैं। और चूंकि मैनेजमेंट हालांकि इंटेग्रिटी है उसमें चेक कर, लेकिन फिर भी कॉरोबरेट करने के लिए इंक्वायरी के साथ एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी समझ आया। अब अदर रिव्यू प्रोसीजर, अगर इसमें सिर्फ मैंने 4 एग्जांपल दिए हैं, सिर्फ 4 एग्जांपल दिए, वरना और भी हो सकती हैं। अगर गोइंग कंसर्न इशू राइज, इस सवाल के जवाब में पता चलता है कोई गोइंग कंसर्न इशू है, क्या हमें उसके प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। अच्छा, यहां पे सिर्फ ये लिखा हुआ है रिव्यू करें, यानी उन प्रोसीजर को परफॉर्म करें। प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं वो नहीं लिखा हुआ, वो पढ़ चुके हैं। एग्जाम में अगर रिव्यू एंगेजमेंट में कह देना कि गोइंग कंसर्न का इशू, आपने घबरा नहीं जाना कि ये तो सर ने इस चैप्टर में पढ़ाया ही नहीं, वो वही है जो पहले पढ़ा हुआ। अगर इससे पता चले हमें कि कोई इंक्वायरी से पता चले कोई सब्सिक्वेंट इवेंट सामने आ गया, तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। एग्जाम में परेशान नहीं हो जाना कि रिव्यू में तो सर ने सब्सिक्वेंट इवेंट पढ़ाया ही नहीं, भाई एक कंसेप्ट वही है पहले पढ़ा। अगर पता चले, हाँ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट में भी लेते हैं, यहाँ पे भी लेंगे।
अगर एक्सपर्ट की जरूरत पड़े, फर्ज कीजिए अगर एक्सपर्ट की जरूरत पड़े तो यहां पे भी जैसे फर्ज कीजिए इन्वेंट्री छोटी मोटी होती, फिजिकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं थी, इन्वेंट्री ज्यादा है और पिछले साल की निस्बत बैलेंस बढ़ रहा है, हमारा रिस्क है कि ऑब्सोलीट इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर सकती है। हालांकि क्लाइंट ने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्वेंट्री में, लेकिन हमें एनालिटिकल से परफॉर्म किया पता चला पिछले साल की निस्बत इस साल इन्वेंट्री बढ़ रही है, रिस्क है ना। बताइए अब हमें नॉर्मली रिव्यू में ये काम नहीं करते, लेकिन अब हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि नहीं, अब हमें एक्सपर्ट को एंगेज करना चाहिए कि नहीं अगर स्पेशलाइज इन्वेंट्री है। क्या रिव्यू में एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बात समझ आई आपको? हाँ, टेस्ट ऑफ ये वो चीजें हैं जो आपने रिव्यू में लाजमी करनी। अब समझ आया सवाल का जवाब? ये वो है जो रिव्यू में लाजमी करना है। क्या क्या? इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर। और कौन कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है? रोलो टेस्ट ऑफ डिटेल नॉर्मली नहीं करते, लेकिन अगर रिस्क राइज हो जाए तो फिर ये काम, फिर ये प्रोसीजर परफॉर्म, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल भी करेंगे। यहां तक बात समझ आई? अच्छा अब सुनिए, एग्जाम में उसने कहा आप रिव्यू करने के लिए गए हैं। क्या करने के लिए? आपको पता चला आपकी टीम का एक मेंबर है, उसके पास क्लाइंट के शेयर्स हैं। बताइए इस सिचुएशन में क्या थ्रेट राइज होता है? क्या? लेकिन वो तो हमने ऑडिट में पढ़ा था, ये तो रिव्यू है। उधर ऑडिटर ने इंडिपेंडेंट होना था, इधर भी इंडिपेंडेंट होना है ना, तो इसका मतलब उधर कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होता है ऑडिट में, तो रिव्यू में कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई नहीं होता? क्या होता है? लेकिन आप क्या करेंगे? क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। रिव्यू में तो सर ने कोड ऑफ एथिक्स सिखाया ही नहीं है। याद रखें मेन कंसेप्ट, सारी चीजें ये आप पढ़ लेंगे, लेकिन मेन कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। नॉर्मली रिव्यू में हम सिर्फ इन, आपसे अगर एग्जाम में पूछे क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म करते हैं क्या क्या नहीं, उसका जवाब दे रहा हूं, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछता भी है। हम कहेंगे रिव्यू में हम नॉर्मली पहले बताएंगे क्या करते हैं, इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर्स। अगर ज्यादा मार्क्स हैं तो एक एक दो दो एग्जाम्पल, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल पे दे, इंक्वायरी की भी दे दें, एनालिटिकल की भी, अदर रिव्यू की भी। फिर लिखें रिव्यू में हम नॉर्मली क्या काम नहीं करते, रिव्यू में नॉर्मली टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म नहीं करते। फिर एक लाइन आगे जरूर लिखनी है, अगर रिस्क आइडेंटिफाई हो जाए अगर इन प्रोसीजर से, तो फिर हम स्पेसिफिक प्रोसीजर की एक्सटेंड बढ़ा देते हैं, फिर हम टेस्ट ऑफ डिटेल भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये बात समझ आई? और सारे कंसेप्ट जो हमने पहले ऑडिट में पढ़े हैं वो रिव्यू में भी अप्लाई होते हैं, यहाँ पे दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब मुझे खुद बताइए, इस सब को देख लीजिए प्रोसीजर्स को, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ? सारे पढ़ा। कोई नई चीज है? कोई नई चीज नहीं। जी जी अच्छा, मेरी आदत है मैं दरमियान में आपसे पूछ लेता हूँ कोई क्वेश्चन है तो बताएं, तो आप बार बार दरमियान में, आपने 4 दफा मुझे टोका है और मैं उससे डिस्टर्ब हुआ हूँ। आपने चले 12 पूछ लें, नहीं कोई बात। जी जी रिस्क अगर के सामने आ जाता है तो इसमें तो रिक्वायर्ड नहीं है कि एनालिटिक सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है, तो फिर सर उस रिस्क का क्या फायदा? हाँ, अगर इंक्वायरी, उनका क्वेश्चन ये है जी, हाँ इंक्वायरी से अगर कोई रिस्क आ जाए तो उस रिस्क का फायदा क्या, जबकि हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म ही नहीं करने। यही क्वेश्चन है आपका, रिक्वायर्ड ही नहीं है। मैंने इसके बाद सिखाया एक कंसेप्ट हो कि अगर रिस्क सामने आ जाए तो फिर आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करते हैं, फिर अपने प्रोसीजर को आप इंक्रीज करते हैं। ठीक है? कैफ लेवल पे वो आपसे इसमें केस स्टडी नहीं पूछ रहा, नहीं पूछेगा, मेरा 95% चांस यही है कि नहीं पूछेगा, कि 95 वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। लेकिन सीफैप लेवल पे उसने कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए हैं, रिव्यू में कुछ सिचुएशन आपके सामने ले कहता है बताइए इस सिचुएशन में क्या, उसमें कोई ना कोई मसला होता था, तो जब मसला आ जाए ना तो फिर आपने प्रोसीजर बताने, और वो प्रोसीजर कौन से होंगे? वही होंगे। ठीक है? अब रिपोर्ट मुझे बताइए, प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, इन प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद हमने डिसाइड करना है कंक्लूजन कौन सा होगा।
जब कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है, जब कोई मिस स्टेटमेंट है और उसका इफेक्ट मटेरियल है, जब कोई मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट परवेसिव है, और जब कोई स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट मटेरियल है। हाँ जी, स्कोप लिमिटेशन उसका इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, और अगर उसका इफेक्ट परवेसिव है डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन। क्लियर हुई है बात? अच्छा, अब इसमें वो आपसे ये 3 नहीं पूछेगा एग्जाम में, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, वर्डिंग नहीं पूछेगा। वरना ऑडिट में हमने इसकी वर्डिंग भी सीखी है, क्वालिफाइड की भी वर्डिंग सीखी है, एडवर्स की भी वर्डिंग सीखी है, डिस्क्लेमर की भी वर्डिंग सीखी है ना। रिव्यू में सिर्फ अनमोडिफाइड की वर्डिंग, जो कि आपको पता है, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैड कम टू आवर अटेंशन। बताइए इसमें कोई नया कंसेप्ट है? आखिरी कंसेप्ट, ऑडिट की रिपोर्ट होती थी, रिव्यू की रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट के कुछ एलिमेंट होंगे, टाइटल होगा, एड्रेसी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसमें बताता है हम असल में जो हमने पढ़ा था ना उधर, बेसिस ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन एंड बेसिस ऑफ, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी थी, हमने इस कंपनी का इस साल का ऑडिट किया और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें शामिल थी। वो ओपिनियन नहीं होता था, लेकिन ओपिनियन सेक्शन में इंफॉर्मेशन आती थी। वो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आएगी कि हमने रिव्यू किया, किस कंपनी का किया, किस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किया। मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी उधर आती थी, इधर भी प्रैक्टिशनर यानी आइटर रिस्पांसिबिलिटी उधर, इधर प्रैक्टिशनर की रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, ये वर्डिंग थोड़ी सी चेंज होगी। कंक्लूजन आएगा, अगर एमसीक्यू मैटर वाली सिचुएशन है, डेट, सिग्नेचर, सारी चीजें वही है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, स्कोप ऑफ रिव्यू। स्कोप ऑफ रिव्यू क्या हेडिंग क्या दी हुई है उसने? स्कोप ऑफ रिव्यू। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन को भी कर सकते, लेकिन फिर स्कोप ऑफ रिव्यू। ये पैराग्राफ रिपोर्ट में एडिशनल है स्कोप ऑफ रिव्यू का। बस आखिरी बात बताने जा रहा हूं, इसके बाद लेक्चर खत्म। ये पैराग्राफ एडिशनल है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम बताते हैं स्कोप, क्योंकि ऑडिट यूजर पढ़ के कह सकता ना कि ये तो ऑडिट रिपोर्ट है, तो उसे रिव्यू में बताना चाहिए ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं रिव्यू है। स्कोप ऑफ रिव्यू का मतलब हम उसे यही समझा रहे हैं कि भैया ये ऑडिट नहीं रिव्यू है, ऑडिट नहीं रिव्यू है, ऑडिट नहीं रिव्यू है। बस ठीक है। कैसे हम उसे कहेंगे ये लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, बी केयरफुल, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। इसमें प्रोसीजर क्या परफॉर्म करते हैं? इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड द रिव्यू प्रोसीजर। और ये प्रोसीजर लेस देन है ऑडिट, ऑडिट प्रोसीजर नहीं है, उससे कम है, इसलिए जो हमारा ओपिनियन भी है वो भी ऑडिट नहीं है। अगर ऑडिट ओपिनियन नहीं दे रहे इसमें तो फिर क्या दे रहे हैं? बेसिस ऑफ कंक्लूजन नहीं आएगा। अच्छा, मैं इसकी रीजन आपको बता दूं। आईफैक्ट ने स्टैंडर्ड रिवाइज किए हैं रिसेंटली, लेकिन ऑडिट स्टैंडर्ड रिवाइज कर दिए, रिव्यू स्टैंडर्ड अभी उसने रिवाइज नहीं किए। इनमें अनकरीब हो जाएंगे, लेकिन अभी तक पुराना फॉर्मेट चल रहा है। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी पहले रिव्यू की तरह ही होता था। ये पहले ना, आज से कोई 7-8 साल पहले ऑडिट रिपोर्ट में भी एग्जैक्टली यही फॉर्म एलिमेंट्स होते थे इसी तरतीब के साथ। अब चेंज है, ठीक है, अब चेंज है। हाँ जी बिल्कुल। तो अब रिव्यू में थोड़ा सा फॉर्मेट का, जैसे यहाँ पे हेडिंग, ऑडिट रिपोर्ट में हेडिंग होती थी, ऑडिट रिपोर्ट में हेडिंग, हाँ इसमें भी हेडिंग है, ठीक है, लेकिन उसमें तरतीब फर्क थी, उसमें इसमें तरतीब फर्क है। पहले ऑडिट रिपोर्ट में ये तरतीब होती थी, लेकिन जब रिवाइज हुआ उन्होंने तरतीब उधर बदल दी। रिव्यू रिपोर्ट की भी तरतीब बदलने वाली है, लेकिन जब तक तरतीब आईफैक्ट नहीं बदलता हम नहीं बदल सकते। आपने एक काम करना है, आप चाहते हैं इस सारे चैप्टर की रिवीजन एक सफा पढ़ के हो जाए, माइंड मैप भी नहीं, पेज 263 रिपोर्ट का फॉर्मेट। आज आपकी असाइनमेंट भी कोई नहीं दे रहा, चले जाए। आपने सिर्फ एक, हाँ आप याद रखूंगा, आपने एक दफा लर्निंग ऑब्जेक्टिव सारे पढ़ लेने हैं
और एंड पे रिपोर्ट का फॉर्मेट जरूर पढ़ना है। ये आपके रिव्यू के सारे कंसेप्ट को रिवाइज करवा देगा। रिपोर्ट का फॉर्मेट जरूर पढ़ना है, ये रिव्यू के सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करवा देगा। क्लियर? कौन कौन स्टूडेंट आज रिव्यू का रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ेगा? शाबाश शाबाश, इसकी गर्दन उड़ा। हाँ शाबाश, नहीं रहने दे। शाबाश शाबाश शाबाश। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।